वह व्यक्ति था ली शियान, ली नियान का बड़ा भाई। उसका शरीर लंबा और मजबूत था, लेकिन उसकी संकरी त्रिकोणीय आंखें इतनी तीखी थीं कि कोई भी उसकी नजर से असहज हो जाता। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में ही ली शियान को ली परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। वह अब परिवार की हवेली में नहीं रहता था, क्योंकि उसे मुनरिवर काउंटी की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक स्वॉर्ड हॉल में अध्ययन करने का अवसर मिला था। स्वॉर्ड हॉल का स्थान गुप्त था। शिष्यों को बिना अनुमति बताए जाने पर कठोर दंड मिलता था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा सब जानते थे। एज़्योर वाइन सिटी और आसपास के शहरों में उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। स्वॉर्ड हॉल में प्रवेश कठिन था। केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही चयनित होते थे। ली शियान का वहां प्रवेश पूरे ली परिवार के लिए गर्व की बात थी। उसकी शक्ति भी अद्भुत थी। वह पहले ही बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था। कई लोग तो उसे अगला मुखिया बनने का सबसे अच्छा उम्मीदवार मानते थे। ली शियान, मुखिया और बुजुर्गों को प्रणाम करो। लेकिन वह मंच पर आते ही अपने भाई के लिए चिल्लाने लगा। यह उसका अहंकार था। ली पोतियन पहले चौंके, फिर प्रसन्न हुए। तुम अचानक क्यों लौट आए? उन्होंने पूछा। मैंने एक मिशन पूरा किया और एज़्योर वाइन सिटी से गुजर रहा था। सुना कि परिवार का समारोह है, तो आ गया। अब उसकी आंखें ठंडी हो गईं और सीधे ली युन पर टिक गईं। कौन कमीना है जिसने मेरे भाई का हाथ तोड़ा? ली युन बोलने ही वाला था कि तीसरे बुजुर्ग ली झेन आगे आए। ली शियान, तुम्हारे भाई ने रैगिंग ब्लड पिल का प्रयोग किया। ली युन ने केवल प्रतिकार किया। सब जानते थे कि ली शियान का स्वभाव घमंडी और हठी था। वह किसी की बात नहीं मानता। ली युन, ली शियान ने उपहास से कहा। मुझे याद है, तुम तो बेकार कहलाते थे। अब मेरे भाई को चोट पहुंचाने लगे। ली युन ने शांत स्वर में कहा। हाँ हाँ, बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। ली शियान क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ली पोतियन ने कहा। ली नियान उससे हार गया। लगता है हमने उसे कम आंका। ली शियान ने तलवार जैसी तीखी आवाज में कहा। तो चलो सीधा मुकाबला करते हैं। उसकी आभा तूफान की तरह फैली। बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर की शक्ति ने एरिना को हिला दिया। ली युन स्थिर खड़ा रहा। वह जानता था कि यह शक्ति ली नियान से कहीं अधिक थी। ली झेन गरजे। ली शियान, तुम ली युन से उम्र और स्तर में बड़े हो। क्या यह सम्मानजनक है कि तुम उसे दबाओ? ली शियान ने उपहास किया। हम एक ही पीढ़ी के हैं। क्यों न मुकाबला करूं? उसने ली युन को घूरते हुए कहा। अगर डरते हो तो घुटनों पर बैठकर मेरे भाई से माफी मांग लो, वरना मैं निर्दयी हो जाऊंगा। उसके शब्द अहंकार से भरे थे, लेकिन ली युन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। वह पीछे हटने वाला नहीं था। ली युन जानता था कि बॉडी टेम्परिंग रियल्म मैरो क्लेंजिंग रियल्म से कहीं ऊपर है। उसके जीतने की संभावना कम थी, लेकिन पीछे हटना, यह उसकी प्रकृति नहीं थी। भीड़ में हलचल थी। सबको लगा कि ली युन पीछे हट जाएगा। तभी मुखिया ली जिन्युन ने कहा, बस, यह यहीं समाप्त होता है। कोई इसे आगे नहीं बढ़ाएगा। भीड़ शांत हो गई। लेकिन अचानक ली युन मुस्कुराया। उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। भीड़ में विस्फोट हुआ। क्या? उसने सच में स्वीकार कर लिया? यह पागलपन है। ली शियान स्वॉर्ड हॉल का शिष्य है, बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर पर है। वह ली युन को एक ही वार में कुचल देगा।
ली शियान भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या इस लड़के में सच में हिम्मत है मुझसे लड़ने की? चैप्टर 11 ली शियान पार्ट 2। ली शियान की आंखें संकरी हो गईं, शिकारी जैसी ठंडी चमक उनमें झलक रही थी। ठीक है, तुमने मेरे भाई का एक हाथ तोड़ा, मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा। लेकिन ली युन ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी नहीं। मैं थका हुआ हूं और आराम चाहिए। 2 महीने बाद परिवार की प्रतियोगिता में, जो हर 3 साल में होती है, हम पूरे परिवार के सामने लड़ेंगे। क्या कहते हो ली शियान? ये परिवार की प्रतियोगिता वयस्कता समारोह से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों युवा भाग लेते थे। पुरस्कार भी उतने ही भव्य होते थे, दुर्लभ तकनीकें, औषधियां और सोने की अपार राशि। ली युन की आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा था। यह उसका अवसर था। उसका लक्ष्य था उच्चस्तरीय मॉर्टल रैंक की कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल आर्ट प्राप्त करना। वह मानता था कि 2 महीनों में वह मैरो क्लेंजिंग रियर्म के अंतिम चरण तक पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा कारण था सिस्टम का नया क्वेस्ट स्तर ई। उद्देश्य ली शियान को हराना। इनाम 9 ट्रिब्यूलेशंस डिवाइन आई। ली युन जानता था कि डिवाइन आई जैसी शक्ति साधारण नहीं होती। यह अवसर वह खो नहीं सकता था। परिवार की प्रतियोगिता, ली शियान ने आश्चर्य से कहा। भीड़ भी स्तब्ध थी। क्या उसने सच में ली शियान को प्रतियोगिता में चुनौती दी? यह पागलपन है। ली शियान स्वॉर्ड हॉल का शिष्य है, बॉडी टेम्परिंग रियर्म के दूसरे स्तर पर है। वह ली युन को एक ही वार में कुचल देगा। ली शियान भी क्षण भर के लिए ठिठक गया। क्या इस लड़के में सच में हिम्मत है मुझसे लड़ने की? चैप्टर 12 बहन ली हुआ। अगर ली युन सच में 2 महीने बाद परिवार की प्रतियोगिता में ली शियान को हरा देता, तो यह पूरे एज्योर वाइंड सिटी को हिला देने वाली घटना होती। ली शियान कौन था? युवा पीढ़ी में वह शीर्ष 3 में था, शायद सबसे शक्तिशाली। अगर ली युन उसे हरा देता, तो उसका नाम रातों रात पूरे क्षेत्र में फैल जाता। ली शियान ने उपहास से कहा, ली युन, क्या सच में सोचते हो कि 2 महीने में मुझे पार कर लोगे? सपने देखो। ली युन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें बस एक बात का उत्तर देना है। क्या तुम हिम्मत करते हो या डरते हो कि 2 महीने बाद तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे? ली शियान ने उपहास किया। क्यों नहीं करूंगा? मैं इस साल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला नहीं था, लेकिन अगर तुम अपमानित होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अच्छा, ली युन ने दृढ़ता से कहा। तभी मुखिया ली जिन्युन ने हाथ उठाया। बस, परिवार की सभा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। बाकी 5 युवाओं का वयस्कता समारोह पूरा हुआ। हर किसी को 100 सोने के सिक्के दिए गए। इस साल का वयस्कता समारोह समाप्त हुआ। सब घर जा सकते हैं, ली जिन्युन ने घोषणा की। हालांकि समारोह अशांत रहा, लेकिन मुखिया संतुष्ट था। ली परिवार को एक नया प्रतिभाशाली सदस्य मिला था, ली युन। सभा के बाद ली जिन्युन ने तीसरे बुजुर्ग ली झेन को देखा और सिर हिलाया। ली झेन ने तुरंत समझ लिया। ली युन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ आओ, ली झेन ने कहा। जी, तीसरे दादा, ली युन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया और उनके साथ चला गया। परिवार के सदस्य निराश हुए। कई लोग उससे बात करना चाहते थे, संबंध बनाना चाहते थे या औषधि परिष्करण में मदद मांगना चाहते थे। ली युन चुपचाप ली झेन के निजी भवन तक पहुंचा। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा,
उसने देखा कि मुखिया ली जिन्युन वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। मुखिया। ली युन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। ली जिन्युन मुस्कुराए। ली युन, तुमने बड़ा रहस्य छिपा रखा था। बताओ, अचानक कल्टीवेशन कैसे शुरू हुई? ली युन ने शांत भाव से कहा। 2 महीने पहले एक बूढ़ा आदमी आया था। उसने मेरे शरीर को देखा, दांत्यन पर कुछ बार थपथपाया और कहा कि मेरा शरीर सीड है। फिर वह चला गया। ली जिन्युन ने सोचा और सिर हिलाया। लगता है तुम्हें सौभाग्य मिला। लेकिन ध्यान रखना, इस बूढ़े आदमी का जिक्र किसी से मत करना। फिर उन्होंने ली झेन की ओर देखा और मुस्कुराए। तीसरे बुजुर्ग, आपका पोता सच में अद्भुत है। वह औषधि परिष्कृत कर सकता है और अब कल्टीवेशन भी कर रहा है। समय के साथ वह सच्चा अल्केमिस्ट बन सकता है। ली झेन गर्व से बोले। मैं हमेशा मानता था कि वह साधारण नहीं रहेगा। अब ली झेन गर्व से कह सकते थे, हाँ, वह मेरा पोता है। ली जिन्युन ने कहा। ली युन, आज से परिवार तुम्हें पूरी तरह समर्थन देगा। अगर कुछ चाहिए तो सीधे तीसरे बुजुर्ग या मुझसे कहो। ली युन ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद मुखिया। आवश्यकता होने पर मैं अवश्य कहूंगा। ली जिन्युन ने सिर हिलाया। वैसे तुमने ली शियान की चुनौती क्यों स्वीकार की? वह बॉडी टेम्परिंग रियल्म के दूसरे स्तर पर है और स्वॉर्ड हॉल में वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा है। ली युन ने शांत स्वर में कहा। अगर मैं आज मना करता तो वह मुझे बार बार परेशान करता। मैं प्रशिक्षण और औषधि परिष्करण पर ध्यान नहीं दे पाता। भले ही मैं उसे हरा न सकूं, मुझे विश्वास है कि मैं खुद को सुरक्षित रख सकता हूं। ली जिन्युन ने सिर हिलाया। तुम्हारी बात सही है। चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। धन्यवाद मुखिया। ली युन ने आदरपूर्वक कहा। फिर ली जिन्युन चले गए। ली युन ने अपने दादा ली झेन से थोड़ी देर बातचीत की और फिर अपने आंगन लौट आया। बहन हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, उसने एक परिचित आकृति देखी। यह थी ली हुआ। ली युन, बहुत समय हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा। ली युन ने याद किया कि ली हुआ उसके लिए दादा के अलावा सबसे निकट की व्यक्ति थी। चैप्टर 12 बहन ली हुआ पार्ट 2। ली हुआ ली युन से लगभग 10 साल बड़ी थी। पुराने ली युन की यादों में अब भी साफ था कि बचपन में वह अक्सर उसे अपनी बाहों में उठाकर रखती थी। वह गर्माहट और अपनापन उसके बचपन का स्थायी हिस्सा था, जब तक कि ली हुआ परिवार की हवेली छोड़कर चली नहीं गई। कभी ली हुआ परिवार का गर्व थी। लेकिन 10 साल पहले लगी गंभीर चोट ने उसकी नींव को नष्ट कर दिया, जिससे वह मार्शल आर्ट्स में आगे नहीं बढ़ सकी। बोझ बनने के बजाय उसने स्वयं ही हवेली छोड़ दी। अब वह स्टोन वुड टाउन में परिवार की सबसे बड़ी खदान का प्रबंधन करती थी। मुख्य पर्यवेक्षक होने के कारण वह वर्षों तक हवेली नहीं लौटती थी। उसे इतने साल बाद देखकर ली युन को सच्ची खुशी हुई। अपने दादा ली झेन के अलावा ली हुआ ही थी जिससे वह सबसे अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता था। बहन हुआ, तुम वापस क्यों आई हो? ली युन ने प्रसन्नता से पूछा। हाँ, क्या मैं सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आ सकती? ली हुआ हंसते हुए उसके पास आई और स्नेह से उसका गाल दबाया, जैसे वह बचपन में करती थी। उसकी हल्की खुशबू परिचित और गर्म थी, जिससे ली युन के दिल में शांति और उत्साह जागा। बिल्कुल, मैं खुश हूं कि तुम लौटी हो, बहन हुआ। ली युन मुस्कुराया। हूफ, सच में खुश हो या बस कह रहे हो? ली हुआ ने छेड़ा। छोटा ली युन अब परिवार का सितारा बन गया है। जब मैं पहुंची, समारोह अभी खत्म हुआ था, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हारे प्रदर्शन के बारे में सुना।
अब पूरा परिवार तुम्हारा नाम ले रहा है। ली युन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने यह शोहरत के लिए नहीं किया। मुझे कोने में धकेला गया था। जब लोग तुम्हें कुचलने की कोशिश करें तो तुम्हें लड़ना ही पड़ता है। ली हुआ ने नरम स्वर में कहा। मुझे पता है कि प्रथम बुजुर्ग की वंशावली हमेशा तुम्हारे खिलाफ रही है। यही कारण है कि मैं लौटी। मुझे डर था कि वे तुम्हें हवेली से निकाल देंगे। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें स्टोन वुड टाउन ले जाती। यह सुनकर ली युन समझ गया कि ली हुआ अचानक क्यों लौटी थी। वह चिंतित थी कि उसे किसी दूर उजाड़ जगह भेज दिया जाएगा। अगर वह उसके साथ स्टोन वुड टाउन जाता तो कम से कम उसकी सुरक्षा रहती। अब इसकी जरूरत नहीं है। ली हुआ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अगर तुम हवेली छोड़ना भी चाहो तो मुखिया और बुजुर्ग शायद अनुमति न दें। फिर उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकी। वैसे ली युन, तुम्हारा और ली याओ का क्या चल रहा है? मैंने उसे तुम्हारे आंगन के बाहर देखा। मैंने उसे अंदर बुलाया लेकिन उसने मना कर दिया। ली याओ। ली युन ने कड़वी मुस्कान दी। सच कहूं तो उसे खुद भी समझ नहीं था कि उनके बीच अब क्या है। ली हुआ ने नरम स्वर में कहा। ली याओ हमेशा तुम्हारी परवाह करती रही है। बस तुम्हारी स्थिति पहले अच्छी नहीं थी और बुजुर्गों ने उसे तुम्हारे पास आने से रोका। लेकिन उसने कभी चिंता करना नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें पता है? कुछ दिन पहले उसने मुझे पत्र भेजा था। उसमें लिखा था कि प्रथम बुजुर्ग तुम्हें सबसे दूर और दयनीय जगह भेजने की योजना बना रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं लौटकर तुम्हें स्टोन वुड टाउन ले जाऊं। यह कहते हुए ली हुआ ने पत्र निकाला और उसे दिया। ली युन ने उसे देखा, बस इतना पढ़ा कि उसकी बात सच थी और फिर हल्की सांस छोड़ी। यह छोटी लड़की। चैप्टर 13 झाओ शियाओतियांग। ली युन के चेहरे का भाव देखकर ली हुआ हल्की मुस्कान के साथ ली याओ का जिक्र छोड़ गई। वैसे ली युन, उसने विषय बदलते हुए कहा। सुना है तुम 2 महीने बाद परिवार की प्रतियोगिता में ली शियान का सामना करोगे। हाँ। ली युन ने शांत स्वर में सिर हिलाया। ली हुआ की भौहें सिकुड़ गईं। ली युन, यह आसान नहीं होगा। ली शियान स्वॉर्ड हॉल में प्रवेश कर चुका है। उसकी शक्ति एज्योर वाइन सिटी के शीर्ष 10 युवाओं में गिनी जाती है। क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि 2 महीने में उसे हरा सकते हो? ली युन मुस्कुराया। तो मुझे और मेहनत करनी होगी। उसके स्वर में दृढ़ता थी। ली हुआ ने सिर हिलाया। ठीक है। वैसे ट्रेजर पवेलियन में परसों एक छोटी नीलामी है। सुना है वहां पर्पल फ्लावर फ्रूट बिकेगा। पर्पल फ्लावर फ्रूट? ली युन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि यह दुर्लभ फल कल्टीवेशन को तेज करता है और बॉडी टेम्परिंग पिल्स बनाने में मुख्य सामग्री है। ली हुआ मुस्कुराई। हाँ, मैं भी नीलामी में जा रही हूं। तुम्हें साथ ले चलूंगी। अगर यह फल मिल गया तो तुम्हारे प्रशिक्षण में बहुत मदद होगी। ठीक है। ली युन ने दृढ़ता से कहा। अगर पर्पल फ्लावर फ्रूट नीलामी में है तो मुझे जरूर कोशिश करनी होगी। इसके बाद दोनों ने थोड़ी देर बात की और अलग हो गए। ली युन ने अगले दिन औषधि परिष्करण में खुद को बंद कर लिया। उसने उत्कृष्ट स्तर के मैरो क्लेंजिंग पोशंस तैयार किए ताकि उन्हें बेचकर सोना जुटा सके। उसकी तलवार कला परफेक्शन स्टेज तक पहुंच चुकी थी और ट्रू मीनिंग स्टेज की ओर बढ़ रही थी। बोल्डर क्रशिंग फिस्ट तो पहले ही ट्रू मीनिंग स्टेज में पहुंच चुका था। नीलामी का दिन आ गया। ली हुआ स्वयं उसे लेने आई और दोनों ट्रेजर पवेलियन पहुंचे। नीलामी तीसरी मंजिल पर थी, जहां आम लोगों को प्रवेश नहीं मिलता।
ली युन के पास वीआईपी पास था, लेकिन ली हुआ की मौजूदगी ही पर्याप्त थी। हाल में दर्जनों लोग पहले से बैठे थे। नीलामी शुरू होते ही 100 से अधिक प्रतिभागी होने वाले थे। ली युन, चलो बैठते हैं, ली हुआ ने कहा। ठीक है। ली युन ने सिर हिलाया। तभी पीछे से तीखी आवाज गूंजी। क्या वह ली हुआ नहीं है? ली हुआ ने आवाज पहचान ली। ली युन ने मुड़कर देखा, सुनहरी पोशाक में एक युवक आ रहा था। यह था झाओ शियाओतियान, झाओ परिवार के मुखिया का पुत्र। झाओ ली, जिसने पहले ली युन से उलझने की कोशिश की थी, उसके सामने कुछ भी नहीं था। झाओ शियाओतियान बदनाम था, बिगड़ा हुआ वारिस, क्रूर स्वभाव और महिलाओं के प्रति कुख्यात। कहा जाता था कि उसने दर्जनों विवाहित स्त्रियों को भी छीन लिया था। और उसकी विशेष दीवानगी थी, ली हुआ। हाँ, तो यह सच में तुम हो, ली हुआ? झाओ शियाओतियान मुस्कुराया। सुना है तुम स्टोन वुड टाउन भाग गई मुझे बचने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? उसके पीछे 2 कठोर रक्षक खड़े थे। ली युन को याद आया कि झाओ शियाओतियान ने पहले भी ली हुआ का पीछा किया था, लेकिन वह ली परिवार की सदस्य होने के कारण जबरदस्ती नहीं कर सका। ली हुआ ने उसे नजरअंदाज किया और ली युन का हाथ पकड़कर कहा, ली युन, चलो वहां बैठते हैं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके हाव भाव में झाओ शियाओतियान से दूर रहने की इच्छा साफ थी। हुआ, इतनी ठंडी क्यों? झाओ शियाओतियान ने उपहास किया। चलो, मैं तुम्हें पहली पंक्ति में बैठाता हूं। ट्रेजर पवेलियन मुझे हमेशा सम्मान देता है। हटो रास्ते से, ली हुआ ने ठंडी आवाज में कहा। झाओ शियाओतियान मुस्कुराया। तुम्हारा यह गुस्सा मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, नीलामी के बाद बात करेंगे। लेकिन अचानक उसकी नजर ली युन पर पड़ी। और यह कौन है? ली युन। हाँ, मुझे लगा चेहरा जाना पहचाना है। तुम वही हो न, ली परिवार का मशहूर निकम्मा। उसे पता नहीं था कि 2 दिन पहले वयस्कता समारोह में ली युन ने सबको चौंका दिया था। वह अब भी उसे बेकार समझ रहा था। ली युन ने आंखें घुमाईं और जोर से कहा, यह पागल कुत्ता कहाँ से आ गया? यहाँ शांति थी, अब नीलामी में भी कुत्ते घुसने लगे। भीड़ में हलचल हुई। झाओ शियाओतियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ली युन उसे सबके सामने पागल कुत्ता कहेगा। लेकिन ली युन ने उसे सिर्फ एक वाक्य में अपमानित कर दिया। छोटे कमीने, तू मौत को बुला रहा है। झाओ शियाओतियान ने गहरी सांस ली और दांत भींचकर कहा। ली युन ने बिना झिझक जवाब दिया, पागल कुत्ते, अभी यहां से निकल जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू 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 छोटा बदमाश, देख लेना। अगर मैंने तुझे मार डाला तो मेरा नाम झाओ शियाओतियान नहीं। उसका चेहरा हरे रंग की तरह गुस्से से भर गया। वह अपनी आस्तीन झटककर आगे बढ़ गया। ट्रेजर पवेलियन के नियमों के कारण वह वहीं झगड़ा नहीं कर सकता था। ली युन, तुम सच में बहुत साहसी हो। ली हुआ की आंखें चमक उठीं। उसने कभी झाओ शियाओतियान को सामने से पागल कुत्ता नहीं कहा था, लेकिन ली युन ने बिना पलक झपकाए ऐसा कर दिया। झाओ शियाओतियान का विकृत चेहरा देखकर उसका मन हंसने को हुआ। ली युन मुस्कुराया। बहन हुआ, ऐसे लोगों से विनम्रता नहीं करनी चाहिए। जितना विनम्र रहो, उतना ही वह घमंडी होता है। देखो, पागल कुत्ता अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। यह सच है। ली हुआ ने सिर हिलाया। पहली पंक्ति की सीटें। झाओ शियाओतियान गुस्से से पहली पंक्ति तक पहुंचा और भारी कदमों से बैठ गया। अरे,
यंग मास्टर झाओ, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों दिख रहे हो? पहली पंक्ति में बैठे एक युवक ने चुटकी ली। पहली पंक्ति आम मेहमानों के लिए नहीं थी। यहाँ वही बैठते थे जिनके पास शक्ति और प्रतिष्ठा होती थी। शियाओतियान, मैंने अभी तुम्हें ली परिवार की ली हुआ के साथ देखा। दूसरे युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। कहीं ली हुआ ने तुम्हें नाराज तो नहीं कर दिया? वह औरत सच में हिम्मती है, अगर तुम्हें भी नजरअंदाज कर रही है। एक युवक ने मजाक उड़ाया। भाई झाओ, ऐसी औरत पर ध्यान क्यों देते हो? लाल कपड़े वाले युवक ने कहा। अगर उसकी मार्शियल फाउंडेशन नष्ट न हुई होती तो शायद हमें सावधान रहना पड़ता, लेकिन अब वह खत्म हो चुकी है। हाँ, अगर वह अपने चरम पर होती तो ट्रेजर पवेलियन खुद उसे पहली पंक्ति में बैठाता। ये सब एज़्योर वाइन सिटी के प्रसिद्ध युवा थे। वे झाओ शियाओतियान को जानते थे, लेकिन उसके मित्र नहीं थे। उनकी बातें मुस्कान में लिपटी थीं, लेकिन उनमें उपहास छिपा था। चुप रहो, सब के सब। झाओ शियाओतियान का चेहरा और भी हरा पड़ गया। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी आंखें जहर जैसी ठंडी थीं। उसका क्रोध आग की तरह फैल रहा था। अगर सिर्फ ली हुआ ने उसे अपमानित किया होता तो वह सह लेता, लेकिन ये यून, वह जिसे पूरे एज़्योर वाइन सिटी में ली परिवार का अपमान माना जाता था, उसने सबके सामने उसे पागल कुत्ता कहा। यह अपमान असहनीय था। अगर ट्रेजर पवेलियन के सख्त नियम न होते तो झाओ शियाओतियान अभी वहीं ली यून की हड्डियां तोड़ देता। बहन हुआ, उस पागल कुत्ते के बारे में मत सोचो, ली यून ने सहज मुस्कान के साथ कहा। ली हुआ ने आंखें घुमाईं। ली यून, तुम हंस रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तुमने झाओ शियाओतियान को पूरी तरह नाराज कर दिया। वह आदमी छोटा सोच वाला और बदला लेने वाला है। तुम अभी मैरो क्लेंजिंग रियर्न के शुरुआती चरण में हो, जबकि वह पहले ही शिखर पर है। तुम्हें सावधान रहना होगा। ली हुआ की आंखों में चिंता थी। नीलामी के बाद उसे स्टोन वुड टाउन लौटना था। वह हमेशा ली यून के साथ रहकर उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। ली यून मुस्कुराया। बहन हुआ, तुम्हें सच में मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी झाओ शियाओतियान मुझसे मजबूत है, लेकिन जल्द ही वह मेरा सामना नहीं कर पाएगा। उसके शब्दों में दृढ़ता थी। अगर उसने ली शियान की चुनौती स्वीकार की थी तो झाओ शियाओतियान से डरना कैसा? ली हुआ, पीछे से एक नरम स्त्री स्वर गूंजा। दोनों ने मुड़कर देखा। बैंगनी पोशाक में एक सुंदर स्त्री आ रही थी। उसके साथ सफेद वस्त्रों में एक युवक था। ली यून ने तुरंत पहचान लिया। वह स्त्री थी ज़ेन मायो और उसके साथ था चेन शियाओ। एज़्योर वाइन सिटी में 3 महान परिवारों के नाम हर बच्चा जानता था। ये परिवार सबसे कमजोर माना जाता था। उससे ऊपर था झाओ परिवार और सबसे ऊपर था चेन परिवार। चेन शियाओ सिर्फ मुखिया का पुत्र नहीं था। 10 साल पहले वह स्वॉर्ड हॉल में प्रवेश कर चुका था। 5 साल पहले उसने बॉडी टेम्परिंग रियल्म में किया। लोग कहते थे कि वह 40 वर्ष से पहले जायंशन रियल्म तक पहुंच जाएगा। एज़्योर वाइन सिटी में वह अपनी पीढ़ी का सबसे चमकता सितारा था। झाओ शियाओतियान उसके सामने सिर्फ छाया था। ज़ेन मायो किसी बड़े परिवार से नहीं थी। वह ज़ेन परिवार से थी, जो दूसरी श्रेणी का परिवार था और ली परिवार पर निर्भर था। उसकी पहचान तब तक मामूली थी जब तक कि उसने ली हुआ के जरिए चेन शियाओ से मुलाकात नहीं की थी। पुराने ली यून की यादों में था कि ली हुआ और ज़ेन मायो कभी गहरी मित्र थीं। लेकिन ज़ेन मायो ने चालाकी से ली हुआ की जगह ले ली और चेन शियाओ की स्त्री बन गई।
यह विश्वासघात ली हुआ के दिल में गहरी चोट छोड़ गया। शायद यही कारण था कि उसने हवेली छोड़कर स्टोन वुड टाउन जाने का निर्णय लिया। ज़ेन मायो, ली हुआ ने ठंडी आवाज में कहा। हुआ, बहुत समय हो गया। ज़ेन मायो ने मीठी मुस्कान दी और चेन शियाओ की बाह कसकर पकड़ ली। यह प्रदर्शन था, उपहास था। ली युन ने देखा कि ली हुआ का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर की चोट अब भी मौजूद थी। उसने ज़ेन मायो को घूरा। उसके प्रति उसकी नापसंदगी और बढ़ गई। हुआ। चेन शियाओ ने बस सिर हिलाया। तुम भी नीलामी में आई हो? ली हुआ ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, मैं कुछ समय एज़्योर वाइन सिटी में रहूंगा। मायो पर्पल फ्लावर फ्रूट पर बोली लगाना चाहती है। चेन शियाओ ने कहा। ज़ेन मायो का चेहरा गर्व से चमक उठा। ओह! ली हुआ ने ठंडी प्रतिक्रिया दी। शियाओ हुआ पीछे बैठी है। क्यों न उसे हमारे साथ पहली पंक्ति में बैठने दो? ज़ेन मायो ने मीठे स्वर में कहा। ठीक है। चेन शियाओ ने सहजता से सिर हिलाया। नहीं, यह ठीक है। धन्यवाद। ली हुआ ने तुरंत मना कर दिया। ज़ेन मायो के साथ बैठने का विचार उसे असहज कर रहा था। हुआ, सच में नहीं आओगी? ज़ेन मायो ने नकली चिंता जताई। जरूरत नहीं, ली हुआ ने दृढ़ता से कहा। ठीक है। शियाओ और मैं आगे बैठेंगे। अगर कुछ चाहिए तो बता देना। ज़ेन मायो ने गर्व से हाथ हिलाया और चेन शियाओ की बाह कसकर पकड़ ली। यह सब दिखावा था, ली हुआ को नीचा दिखाने का तरीका। कितनी घिनौनी औरत है, ली युन ने धीरे से कहा। ली हुआ ने हल्की मुस्कान दी लेकिन चुप रही। ली युन ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और मन में सोचा कि वह भीतर से आहत थी। ऊपर एक निजी कक्ष में लान युएली क्रिस्टल दीवार से भीड़ को देख रही थी। उसके साथ था एक वृद्ध व्यक्ति, गुआन लोंग, ट्रेजर पवेलियन का रहस्यमय मालिक। लान, क्या वही युवक है? ली युन, गुआन लोंग ने पूछा। हाँ, पवेलियन मास्टर। वह ली परिवार का ली युन है। लान युएली ने आदरपूर्वक कहा। गुआन लोंग ने सिर हिलाया। दिलचस्प। चाहे उसके पीछे कोई गुरु हो या न हो, इतना उच्चस्तरीय पोषण लगातार देना ध्यान देने योग्य है। उसे पहली पंक्ति में बुलाओ। उसे सम्मान देना चाहिए। जी, पवेलियन मास्टर। लान युएली ने झुककर उत्तर दिया और तुरंत बाहर चली गई। भाई चेन। जहां भी चेन शियाओ ज़ेन मायो के साथ चलता, वहां सम्मानजनक अभिवादन गूंजते। हर आवाज में प्रशंसा थी, कुछ में तो श्रद्धा भी। पहली पंक्ति में बैठे युवा भी उठकर झुक गए। यह था चेन शियाओ के नाम का भार। एज़्योर वाइन सिटी की युवा पीढ़ी में उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। यहाँ तक कि झाओ शियाओतियान, जो आमतौर पर घमंडी और दबंग था, भी उसके सामने शांत दिख रहा था, जैसे बाघ के सामने मेमना। सब बैठ जाइए, चेन शियाओ ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में स्वाभाविक अधिकार था। जब वह और ज़ेन मायो बैठ गए, तभी बाकी लोग बैठने की हिम्मत कर पाए। भाई चेन, सुना है आप आधा महीना से एज़्योर वाइन सिटी में हैं? भाई चेन, स्वॉर्ड हॉल कैसा है? वहां बहुत शक्तिशाली साधक हैं? युवा उत्सुकता से पूछ रहे थे। चेन शियाओ कभी भी हल्के उत्तर देता, लेकिन उसका चेहरा संयमित रहा। तभी, अरे, मैनेजर लान आ रही हैं, किसी ने उत्साह से कहा। सबकी नजरें मुड़ गईं। लान युएली एक साइड दरवाजे से बाहर आईं। उनकी उपस्थिति रोशनी की तरह थी। उनकी चाल में गरिमा थी और उनका चेहरा शांत।
माहौल तुरंत बदल गया। कई निगाहें उन पर टिक गईं, लेकिन कोई भी असम्मान करने की हिम्मत नहीं कर सका। सब जानते थे कि वर्षों पहले एक घमंडी युवक ने उन्हें उकसाया था और अगले दिन वह शहर की दीवारों के बाहर मृत पाया गया। तब से कोई भी उन्हें हल्के में नहीं लेता था। लान युएली पहली पंक्ति की ओर बढ़ी। फुसफुसाहट गूंजी। भाई चेन, आपकी लोकप्रियता अद्वितीय है। देखो, सुपरवाइजर लैन खुद बाहर आईं। हाँ, हम तो बस भाई चेन की चमक में नहा रहे हैं, झाओ शियाओतियान ने उत्साह से कहा। लान युएली पहली पंक्ति तक पहुंची और मुस्कुराईं। श्रीमान चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी छोटी नीलामी में आएंगे। क्षमा करें कि मैं पहले स्वागत नहीं कर पाई। मैं तो बस देखने आया हूं, मैनेजर लान। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, चेन शियाओ ने विनम्रता से कहा। बाहरी तौर पर वह शांत था, लेकिन भीतर से वह भी आश्चर्यचकित था। उसकी प्रसिद्धि और स्थिति के बावजूद लान युएली जैसी हस्ती का स्वयं आकर स्वागत करना असामान्य था। बेशक भीतर से चाहे जो भी महसूस कर रहा हो, चेन शियाओ इस ध्यान का आनंद ले रहा था। यंग मास्टर चेन, कृपया आराम से बैठिए, लान युएली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर मुड़कर आगे बढ़ गईं। क्या हुआ? बस इतना ही? उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा। कुछ तो गड़बड़ है। डायरेक्टर लान कहाँ जा रही हैं? पहली पंक्ति में बैठे युवक हैरान थे। अगर लान युएली सिर्फ चेन शियाओ का स्वागत करने आई थीं, तो इतना संक्षिप्त व्यवहार अजीब था। कुछ और जरूर हो रहा था। उनकी उलझन और बढ़ गई जब लान युएली आगे बढ़ी और पीछे की पंक्ति में पहुंची, जहां ली युन और ली हुआ बैठे थे। वह मुस्कुराईं और बोलीं, यंग मास्टर ली, आपसे फिर मिलकर खुशी हुई। फिर ली हुआ की ओर देखा। नमस्ते मिस हुआ। ली हुआ स्तब्ध रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ट्रेजर पवेलियन की सुपरवाइजर सीधे उनके पास आएंगी। स्पष्ट था कि लान युएली और ली युन पहले से परिचित थे। उसने मन ही मन सोचा, ली युन की पहचान एक फार्मासिस्ट के रूप में। लेकिन वह तो अभी सिर्फ बोन रिफाइनिंग पोशन बना सकता था। तो फिर डायरेक्टर लान इतनी विनम्र क्यों थीं? डायरेक्टर लान, ली युन ने विनम्र मुस्कान के साथ अभिवादन किया। यंग मास्टर ली, मिस हुआ, आपके लिए पीछे बैठना उचित नहीं है। कृपया मेरे साथ आइए। मैंने आपके लिए आगे की सीटें तैयार की हैं। लान युएली ने कहा। आगे? ली युन ने आश्चर्य से पूछा। भीड़ की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। बहन हुआ, जब मैनेजर लान ने स्वयं आमंत्रित किया है तो चलना चाहिए, ली युन ने मुस्कुराकर कहा। ली हुआ ने जेन मायो की ओर देखा, जो सामने से उन्हें देख रही थी। कुछ पल बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है। दोनों लान युएली के साथ आगे बढ़े। पहली पंक्ति में स्वयं लान युएली ने उनकी सीटें तय कीं। यह सम्मान बहुत दुर्लभ था। भीड़ में हलचल हुई। ली हुआ इतनी महत्वपूर्ण कब हो गई? यह अजीब है। पहले भी उसकी मार्शल प्रतिभा होने पर उसे ऐसा सम्मान नहीं मिला। झाओ शियाओतियान और बाकी युवक आपस में फुसफुसाने लगे। जेन मायो का चेहरा काला पड़ गया। उसका गर्व टूट रहा था। भले ही उसने चेन शियाओ को पा लिया हो, लेकिन ली हुआ अब भी उससे अधिक चमक रही थी। लेकिन असली कारण कोई नहीं समझ पाया। लान युएली का असली ध्यान ली हुआ पर नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठे युवक ली युन पर था। यंग मास्टर ली, मिस हुआ, नीलामी जल्द ही शुरू होगी। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, लान युएली ने मुस्कुराकर कहा। ली युन ने हल्की हंसी के साथ कहा।
डायरेक्टर लान, सच में मुझे एक छोटी बात पर आपसे चर्चा करनी है। ओह! लान युएली की आंखें चमक उठीं। भीड़ में अविश्वास की लहर दौड़ गई। कई चेहरे उपहास और तिरस्कार से भर गए। यह सोचता है कि वह सच में गंभीर है। लान युएली तो बस औपचारिकता निभा रही थीं, और यह उनसे अनुरोध कर रहा है। झाओ शियाओतियान ने उपहास किया। यह ली युन है, ली परिवार का निकम्मा। और अब देखो, पहली पंक्ति में बैठा है और डायरेक्टर लान से निजी अनुरोध कर रहा है। मजाक है। लेकिन ली युन शांत रहा। उसने उनकी ओर देखा भी नहीं। वह लान युएली की ओर मुड़ा और बोला, डायरेक्टर लान, क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? यहां चर्चा करना उचित नहीं है। बिल्कुल यंग मास्टर ली, लान युएली ने तुरंत कहा और उसे साथ चलने का संकेत दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या सच में ऐसा हुआ? डायरेक्टर लान ने उसे निजी तौर पर बुलाया। सबने देखा कि लान युएली स्वयं ली युन को साइड दरवाजे से ले गईं। यह देखकर चेन शियाओ भी भौहें सिकोड़ बैठा। उसकी आंखों में उलझन थी। उसे समझ नहीं आया कि लान युएली का व्यवहार ली युन के प्रति उससे भी अधिक गर्मजोशी भरा क्यों था। ऊपर निजी कक्ष में लान युएली ली युन को लेकर पहुंची। वहां पवेलियन मास्टर गुआन लोंग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर ली, आपके बारे में बहुत सुना है। अब आपसे मिलकर लगता है कि आप सच में प्रतिभाशाली हैं। ली युन ने आदरपूर्वक कहा। ली युन पवेलियन मास्टर गुआन को प्रणाम करता है। गुआन लोंग ने हाथ हिलाकर कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आराम से रहिए। लान युएली ने कहा, यंग मास्टर ली, आपने कहा था कि आपको कुछ चर्चा करनी है। हाँ, ली युन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज नीलामी में आया हूं, लेकिन मेरे पास पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं। हालांकि उसने पहले ट्रेजर पवेलियन को कई उत्कृष्ट और कुछ परफेक्ट ग्रेड बोन रिफाइनिंग पोशंस बेचे थे, लेकिन उसने अभी तक कोई मैरो क्लेंजिंग पोशन नीलामी में नहीं रखा था। इस समय उसके पास लगभग 20,000 सोने के सिक्के थे, जो उसकी योजना के लिए पर्याप्त नहीं थे। लान युएली ने गुआन लोंग की ओर देखा और मुस्कुराई। यंग मास्टर ली, आप हमारे वीआईपी अतिथि हैं। अगर बोली में आपके सिक्के कम पड़ जाए तो ट्रेजर पवेलियन अंतर पूरा कर देगा। लेकिन ली युन ने सिर हिलाया। डायरेक्टर लान, आप गलत समझ रही हैं। मैं उधार नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि नीलामी शुरू होने से पहले कुछ पोषण नीलामी में रखूं। ओह! लान युएली चौंक गईं। गुआन लोंग भी आश्चर्यचकित दिखे। यंग मास्टर ली, क्या आपके पास उत्कृष्ट और परफेक्ट ग्रेड बोन रिफाइनिंग पोशंस का बड़ा भंडार है? लान युएली ने पूछा। अगर आप उन्हें बेचना चाहते हैं तो हम सीधे खरीद सकते हैं। लेकिन नीलामी में? उनकी आवाज में संकोच था। ली युन मुस्कुराया। डायरेक्टर लान, आप फिर गलत समझ रही हैं। बोन रिफाइनिंग पोशंस नीलामी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैं मैरो क्लेंजिंग पोशंस की बात कर रहा हूं। क्या? मैरो क्लेंजिंग पोशंस? लान युएली का संयम टूट गया। हाँ। ली युन ने सिर हिलाया। और ये साधारण नहीं, बल्कि एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस हैं। मुझे लगता है कि ये नीलामी मंच के योग्य हैं। हालांकि उसने अभी तक परफेक्ट ग्रेड तैयार नहीं किया था, लेकिन एक्सलेंट ग्रेड ही पर्याप्त था। लान युएली की आंखों में उत्साह चमक उठा। एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस निश्चित रूप से नीलामी में रखे जा सकते हैं। लेकिन
नीलामी की सूची पहले ही तय हो चुकी है। गुआन लोंग ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। विशेष वस्तुओं के लिए विशेष व्यवस्था होती है। इसे शामिल करो। धन्यवाद पवेलियन मास्टर, ली युन ने झुककर कहा। लान युएली ने तुरंत पूछा, यंग मास्टर ली, कितनी बोतलें हैं? ली युन ने अपना थैला खोला और देखा। 20 बोतलें। अभी के लिए इतना पर्याप्त होगा। असल में उसके पास 50 से अधिक बोतलें थीं, लेकिन सब दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे विश्वास था कि कुछ दिनों में वह परफेक्ट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशन भी तैयार कर लेगा। 20 बोतलें। लान युएली की आंखें चमक उठीं। वह इतनी बड़ी संख्या की उम्मीद नहीं कर रही थी। एज्योर वाइन सिटी में बहुत कम फार्मासिस्ट ऐसे थे जो एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस बना सकते थे, और उनमें से भी बहुत कम इतने सक्षम थे कि एक बार में 20 बोतलें तैयार कर सकें। यहां तक कि धनी दूसरे दर्जे के परिवार भी इतनी मात्रा का दावा नहीं कर सकते थे। ये पोषण खजाने थे जिन्हें आमतौर पर सबसे प्रतिभाशाली या प्रिय सदस्यों के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए लान युएली का चौंकना स्वाभाविक था। गुआन लोंग भी हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि ली युन 2-3 बोतलें ही लाएगा। 20? यह तो बहुत अधिक था। अब वह निश्चित थे कि ली युन के पीछे ली परिवार का तथाकथित वरिष्ठ फार्मासिस्ट नहीं हो सकता। गुआन लोंग उसकी क्षमता को अच्छी तरह जानते थे। मैं तुरंत अनुबंध तैयार करवाती हूं, लान युएली ने कहा। लेकिन ली युन ने सिर हिलाया। डायरेक्टर लान, इसकी जरूरत नहीं। मैं ट्रेजर पवेलियन पर भरोसा करता हूं। बस पोषण की जांच कर लीजिए। उसने 20 बोतलें निकालकर सामने रख दीं। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लान युएली ने गंभीरता से जांच की। कुछ ही क्षणों में उसने सब देख लिया। कोई समस्या नहीं। सभी 20 बोतलें एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस हैं। उसकी आंखों में प्रशंसा चमक रही थी। गुआन लोंग ने कहा, लान युएली, इस नीलामी की अध्यक्षता तुम स्वयं करोगी। यह असामान्य था, लेकिन अब यह नीलामी साधारण नहीं रही थी। कुछ देर बाद ली युन अपनी सीट पर लौट आया। गुआन लोंग ने कहा, लान युएली, तुम्हें ली युन कैसा लगता है? उसने उत्तर दिया, हर बार वह अलग लगता है। उसने कहा था कि पोषण उसने खुद बनाए हैं। अब एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस भी ले आया है। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि आगे क्या दिखाएगा। गुआन लोंग ने सिर हिलाया। यह लड़का साधारण नहीं है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। नीचे ली हुआ ने धीरे से पूछा, तुमने डायरेक्टर लान से क्या बात की? ली युन मुस्कुराया, कुछ खास नहीं। मैं कुछ बेचने वाला हूं ताकि पर्पल फ्रूट खरीद सकूं। ली हुआ ने तुरंत कहा, मैं मदद करूंगी। मैंने वर्षों में काफी सोना बचाया है। ली युन ने हंसते हुए कहा, जरूरत नहीं बहन हुआ। मेरे पास अपने तरीके हैं। भीड़ में हलचल थी। कई लोग देख रहे थे कि ली युन अभी अभी लान युएली के साथ गया था, लेकिन कोई सच नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद नीलामी शुरू हुई। लान युएली मंच पर आईं। उनकी उपस्थिति ने हाल को रोशन कर दिया। शुभ संध्या सभी को। मैं लान युएली हूं। ट्रेजर पवेलियन की ओर से आपका स्वागत है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज की नीलामी में एक विशेष वस्तु भी होगी, एक्सलेंट ग्रेड मैरो क्लेंजिंग पोशंस। हाल में विस्फोट हुआ। क्या सच में यहां यह पोषण मिलेगा? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई।
ली युन शांत बैठा मुस्कुरा रहा था। लान युएली ने हाथ उठाया और शोर शांत हुआ। अब पहला आइटम प्रस्तुत है। एक कर्मचारी काले कपड़े में लिपटी वस्तु लेकर आया। यह हथियार है। हाँ, यह तलवार लग रही है। लान युएली ने कहा। हाँ, यह एक तलवार है। इसका नाम है डार्क लाइट तलवार। लान युएली की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें उत्साह की लहर थी। उसकी मोहक मुस्कान ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया। यह तलवार डार्क लाइट तलवार उच्चस्तरीय MORTALRAN के हथियार है। इसे जायंशन रियल्म के साधक भी आसानी से चला सकते हैं। उसने घोषणा की। जैसे ही उसने काला कपड़ा हटाया, एक सुंदर लंबी तलवार सबके सामने चमक उठी। उसकी धार हल्की पन्नाहरी चमक से दमक रही थी और ठंडक की आभा फैला रही थी। सामने की पंक्ति से ली युन ने उस ठंडी आभा को स्पष्ट महसूस किया। उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। क्या शानदार तलवार है, उसने सोचा। MORTALRAN के हथियारों में भी जब कोई उच्च स्तर तक पहुंचता है तो उसकी कीमत आसमान छू जाती है। ली युन की वर्तमान तलवार तो केवल निम्नस्तरीय MORTALRAN के थी, परिवार द्वारा दी गई। उसके सामने यह तलवार कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। MORTALRAN के से ऊपर PROFOUNDRAN के, फिर ARTHRAN के और अंत में HEAVENRAN के हथियार होते हैं। एज्योर वाइंड सिटी में तो एक भी PROFOUNDRAN के हथियार नहीं था। उच्च MORTALRAN के हथियार ही यहाँ दुर्लभ खजाने माने जाते थे। भीड़ में फुसफुसाहट गूंजी। उच्च MORTALRAN के तलवार। सालों बाद नीलामी में ऐसी तलवार दिख रही है। ली युन की नजर डार्क लाइट तलवार पर टिकी रही। वह हाल ही में तलवार कला का अभ्यास कर रहा था और यह हथियार उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा सकता था। डार्क लाइट तलवार की शुरुआती बोली 10,000 सोने के सिक्के हैं। लान युएली ने स्पष्ट स्वर में कहा। उसने तलवार को हल्का झटका दिया और हरी तलवार ऊर्जा की लहर हवा में फैल गई। हर नई बोली कम से कम 100 सोने के सिक्के बढ़नी चाहिए। अब आप बोली लगा सकते हैं। 10,000 सोने की बोली मामूली नहीं थी, लेकिन यह हथियार उस कीमत के योग्य था। 10,100, 10,500, 11,000, 12,000। बोली तेजी से बढ़ी। 13,000। मैं यह तलवार जीत कर रहूंगा, किसी ने घोषणा की। कुछ ही क्षणों में कीमत 13,000 तक पहुंच गई। 10 से अधिक बोलीदाता सक्रिय थे। ली युन शांत रहा। वह जानता था कि शुरुआती उन्माद में शामिल होना बुद्धिमानी नहीं है। तभी सामने से एक आवाज आई। हुफ, अब मैं इसे तय करता हूं। यह था झाओ शियाओतियान। वह आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, 15,000 सोने के सिक्के। देखता हूं कौन मुझसे मुकाबला करता है। उसके हाथ में पहले से ही एक काली लंबी तलवार थी। स्पष्ट था कि वह स्वयं तलवार उपयोग करता था और इस बोली को हारने का इरादा नहीं रखता था। जब झाओ शियाओतियान ने आत्मविश्वास से बोली लगाई तो हाल में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के लिए लगा कि कोई उसकी बोली को चुनौती नहीं देगा, लेकिन सच्चाई अलग थी। उच्च MORTALRAN के हथियार जैसे डार्क लाइट तलवार की कीमत आमतौर पर 15,000 सोने के सिक्के होती थी। कभी भी 16 या 17,000 तक जाती, लेकिन उससे ऊपर बहुत कम। कई लोग बोली लगा सकते थे, लेकिन जब लान युएली ने घोषणा की कि आ गई एक CLLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशंस आएंगे,
तो सबने अपने सिक्के बचाने का निर्णय लिया। झाओ शियाओतियान ने गर्व से कहा, डायरेक्टर लान, लगता है यह तलवार मेरी है। यंग मास्टर झाओ सच में उदार हैं। लान युएली ने मुस्कुराकर कहा, क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 20,000 सोने के सिक्के। आवाज गूंजी। सबकी नजरें मुड़ी। यह था ली युन। उसने 5,000 की छलांग लगाई। भीड़ स्तब्ध रह गई। ली युन मुस्कुराया, मैं भी तलवार उपयोग करता हूं। 15,000? तुम सोचते हो इससे जीत जाओगे? मजाक मत करो। झाओ शियाओतियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम निकम्मे, जैसे तुम उच्च MORTALRAN के हथियार छूने के योग्य नहीं हो। ली युन ने हाथ झटकते हुए कहा, यह तुम्हारे तय करने की बात नहीं है। लान युएली ने पूछा, यंग मास्टर झाओ, क्या आप बोली बढ़ाएंगे? वरना तलवार यंग मास्टर ली की होगी। झाओ शियाओतियान जानता था कि 20,000 से ऊपर तलवार की कीमत नहीं थी, लेकिन अगर वह पीछे हटता तो यह ली युन के सामने हार मानने जैसा होता। उसका गर्व उसे रोक रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, 21,000 सोने के सिक्के। ली युन मुस्कुराया, यह भी कम है। 25,000 सोने के सिक्के। भीड़ में हलचल हुई। झाओ शियाओतियान चौंक गया। क्या तुम्हारे पास इतने सिक्के हैं? ली युन ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारी चिंता नहीं है। ली हुआ ने सांस खींची। यह बोली बहुत बड़ी थी, लेकिन ली युन आत्मविश्वास से भरा था। ली युन ने कहा, क्या हुआ? हार मान रहे हो? अगर तुम मुझे भी नहीं हरा सके तो एज़्योर वाइन सिटी में सब जान जाएंगे। झाओ शियाओतियान ने गुस्से में कहा, 26,000 सोने के सिक्के। ली युन मुस्कुराया, बधाई हो झाओ शियाओतियान, तलवार तुम्हारी है। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। तलवार की असली कीमत 15,000 थी, लेकिन झाओ शियाओतियान ने 26,000 में खरीदी। वह ली युन की चाल में फंस गया था। अब उसे 10,000 से अधिक का नुकसान हुआ। लान युएली ने घोषणा की, श्रीमान झाओ, बधाई हो। डार्क लाइट तलवार अब आपकी है। कर्मचारी तलवार लेकर उसके पास पहुंचा। भीड़ ने बधाई दी, लेकिन उनके शब्दों में उपहास छिपा था। झाओ शियाओतियान का चेहरा काला पड़ गया। उसने 26,000 सोने दिए और तलवार ले ली, लेकिन उसकी आंखें लगातार ली युन पर टिकी थीं, जैसे जहर से भरी हुई। ली युन पूरी तरह निश्चिंत दिख रहा था। उसने शुरुआत में ही झाओ शियाओतियान को पागल कुत्ता कहा था। अब मेलमिलाप की कोई संभावना नहीं थी। लान युएली ने नीलामी को सहजता से आगे बढ़ाया। अगला आइटम बहुत साधारण था, कुछ 100 सोने में बिक गया। यह छोटी नीलामी थी। चेन शियाओ को छोड़कर कोई बॉडी टेम्परिंग साधक मौजूद नहीं था। अधिकतर वस्तुएं निम्न स्तर के साधकों के लिए थीं। अगर ज़ेन मायो का प्रभाव न होता तो शायद चेन शियाओ भी यहां न आता। एक एक करके 10 से अधिक वस्तुएं बिक गईं। ली युन शांत बैठा रहा। उसकी नजर सिर्फ एक खजाने पर थी, पर्पल फ्रूट। कम कीमत वाली वस्तुओं के चलते हाल का माहौल शांत हो गया। कई लोग आराम से बैठे रहे, जबकि छोटे परिवारों के युवा साधक छोटी बोली लगा रहे थे। तभी लान युएली की स्पष्ट आवाज गूंजी, सभी लोग ध्यान दें, अगला आइटम साधारण नहीं है। साइड दरवाजे से एक कर्मचारी आया। उसके हाथ में कुछ छोटा था। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। यह अंगूठी है, किसी ने कहा। हाँ, अंगूठी।
क्या यह स्टोरेज रिंग हो सकता है? दूसरी आवाज आई। लान यूएली मुस्कुराई। सही अनुमान। यह एक LOWGRADEMORTALRAN के स्टोरेज रिंग है। इसमें लगभग 100 घन मीटर की जगह है, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी जा सकती हैं। उनके शब्दों के साथ ही माहौल बदल गया। स्टोरेज रिंग्स दुर्लभ खजाने थे। यहां मौजूद अधिकांश साधकों के पास ऐसा नहीं था। इस स्टोरेज रिंग की शुरुआती बोली 8,000 सोने के सिक्के हैं। हर नई बोली कम से कम 100 सोने से बढ़नी चाहिए। लान यूएली ने घोषणा की। भीड़ में हलचल हुई। 8,000? शुरुआती कीमत ही इतनी? यह तो बहुत महंगा है। अंत में 10,000 से ऊपर जाएगा। किसी ने हंसते हुए कहा। ज़ायंशन रियल्म तक पहुंचने के बाद खरीद लेंगे? क्या तुम्हें लगता है उतना आसान है? सब जानते थे कि ज़ायंशन रियल्म तक पहुंचना बेहद कठिन था। 100 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों में से शायद 5 ही वहां पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे उत्साह कम हो गया। स्टोरेज रिंग मूल्यवान था, लेकिन यह युद्ध शक्ति नहीं बढ़ाता था। तलवार या मार्शल कला की तुलना में इसका आकर्षण कम था। ली युन ने अंगूठी पर नजर डाली। यह सच में अच्छा खजाना था। लेकिन उसके पास पहले से 2 स्टोरेज रिंग्स थीं, एक दादा से मिली और दूसरी ट्रेजर पवेलियन से। उसके लिए इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ली युन मुस्कुराया। 8,100 सोने के सिक्के। हालांकि शुरुआती कीमत सुनकर कई लोग पीछे हट गए थे, लेकिन कुछ धनी युवा साधक अब भी बोली में शामिल हुए। कीमत धीरे धीरे बढ़ती गई, 9,000 पार कर 10,000 तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही कीमत 5 अंकों में पहुंची, गति धीमी हो गई। 11,500 सोने के सिक्के। झाओ शियाओ तियान की आवाज गूंजी। उसके पास अभी तक स्टोरेज रिंग नहीं था और उसके लिए यह प्रतिष्ठा का प्रतीक था। 12,000 सोने के सिक्के। ली युन ने तुरंत बोली लगाई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी मुस्कान सीधी झाओ शियाओतियान की ओर थी। झाओ शियाओतियान का शरीर तन गया। वह जानता था कि यह फिर से ली युन का जाल हो सकता है। उसने दांत भींचकर कहा। 12,100 सोने के सिक्के। ली युन ने बिना झिझक कहा। 13,000 सोने के सिक्के। उसने एक ही बार में 1,000 की छलांग लगाई। भीड़ में हलचल हुई। झाओ शियाओतियान ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। हूफ, इस बार मैं बोली नहीं लगाऊंगा। देखते हैं तुम 13,000 कैसे चुकाते हो। लेकिन ली युन ने सहजता से 13,000 सोने गिने और ट्रेजर पवेलियन को दे दिए। भीड़ स्तब्ध रह गई। सबको लगा था कि वह इतनी रकम नहीं चुका पाएगा, लेकिन उसने आसानी से भुगतान कर दिया। यह कैसे संभव है? झाओ शियाओतियान बड़बड़ाया। उसके लिए यह अपमान असहनीय था। नीलामी आगे बढ़ी। लान यूएली ने घोषणा की। अगला आइटम है 5 पर्पल फ्रूट्स। आरंभिक कीमत 12,000 सोने के सिक्के। हर नई बोली कम से कम 1,000 सोने से बढ़नी चाहिए। उसके हाथों में 5 चमकते हुए फल थे। उनकी त्वचा हल्की चमक रही थी और मीठी सुगंध फैला रही थी। भीड़ में हलचल मच गई। यह वही खजाना था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। ली हुआ ने धीरे से कहा। ये युन, पर्पल फ्रूट्स आ गए हैं। मैंने 10,000 सोने लाए हैं। ध्यान रखना। ली युन मुस्कुराया। चिंता मत करो बहन हुआ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। 15,000 सोने के सिक्के। भीड़ से एक आवाज आई। यह एक प्रभावशाली परिवार का सदस्य था।
उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। 16,000 सोने के सिक्के। दूसरी आवाज गूंजी। 18,000 सोने के सिक्के। झाओ शियाओ तियान ने दृढ़ स्वर में कहा। वह खुद मैरो क्लेंजिंग रियल्म के मध्य चरण में था और इन फलों का आकर्षण उसके लिए असहनीय था। 20,000 सोने के सिक्के। यह आवाज थी ज़ेन मायो की, जो चेन शियाओ के साथ बैठी थी। स्पष्ट था कि वह इन फलों को हासिल करने आई थी। चेन शियाओ उसके साथ था, इसलिए धन की कमी उसकी चिंता नहीं थी। 21,000 सोने के सिक्के। 22,000 सोने के सिक्के। बोली तेजी से बढ़ी। हाल का माहौल गंभीर हो गया। अब हर बोलीदाता पूरी गंभीरता से लड़ रहा था। 23,000 सोने के सिक्के। झाओ शियाओ तियान ने फिर बोली लगाई। 25,000 सोने के सिक्के। ज़ेन मायो ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ थी। ली युन की आंखों में ठंडी मुस्कान उभरी। उसे ज़ेन मायो झाओ शियाओ तियान से भी अधिक नापसंद थी। अगर वह इन फलों को चाहती थी तो ली युन सुनिश्चित करेगा कि उसे न मिले। लेकिन वह जानता था कि अगर चेन शियाओ पूरी तरह उसका साथ देता तो जीतना कठिन होगा। चेन शियाओ चेन परिवार का वारिस था, उसकी संसाधन शक्ति अलग स्तर की थी। तभी झाओ परिवार का एक रक्षक झाओ शियाओ तियान के कान में फुसफुसाया। यंग मास्टर, मुखिया ने कहा है कि आपको पूरी ताकत से मैरो क्लेंजिंग पोशन के लिए बोली लगानी है। झाओ शियाओ तियान का चेहरा बदल गया। वह जानता था कि पिता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। पर्पल फ्रूट्स पर इतना खर्च करना जोखिम था। अगर बाद में पोषण न मिला तो सजा भयंकर होती। उसने अंततः पीछे हटने का निर्णय लिया। वर्तमान बोली 25,000 सोने के सिक्के हैं। लान युएली ने घोषणा की। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? ज़ेन मायो ने गर्व से चारों ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। डायरेक्टर लान, मैं 30,000 सोने के सिक्के की बोली लगाता हूं। ली युन की आवाज गूंजी। उसने सीधे 5,000 की छलांग लगाई। भीड़ में हलचल मच गई। ज़ेन मायो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 30,000 की बोली भारी थी, लेकिन वह हारना नहीं चाहती थी। तभी चेन शियाओ ने उसकी ओर झुककर कहा, ज़ेन मायो, इस सेट को छोड़ दो। कीमत बहुत ऊंची हो रही है। उसका स्वर शांत था, लेकिन सिर हिलाने से स्पष्ट हो गया कि चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। चेन परिवार के लिए EXCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशन कहीं अधिक मूल्यवान था। मैरो क्लेंजिंग पोशन और पर्पल फ्लावर फ्रूट के प्रभाव पूरी तरह अलग थे। पर्पल फ्लावर फ्रूट मुख्य रूप से अद्भुत उपचार क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। यह गंभीर चोटों को ठीक कर सकता था और कभी भी साधक को बड़े स्तर की बाधा पार करने में मदद करता था। मैरो क्लेंजिंग पोशन साधक की आंतरिक शक्ति को परिष्कृत और सघन करता था। उसकी नींद को मजबूत बनाता और भविष्य की वृद्धि की क्षमता खोलता था। EXCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशन विशेष रूप से मूल्यवान था। चेन शियाओ पहले ही बोल चुका था। ज़ेन मायो चाहे कितनी भी नाराज हो, उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसकी स्थिति चेन शियाओ के साथ बादलों पर खड़े होने जैसी थी। लेकिन अगर उसने उसे नाराज किया तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगी। अनिच्छा से उसने पीछे हटना स्वीकार किया। यंग मास्टर ली, बधाई हो। यह सेट अब आपका है। लान युएली ने मुस्कुराकर घोषणा की। बहुत धन्यवाद, ली युन ने आदरपूर्वक कहा। फिर सहजता से जोड़ा, वैसे डायरेक्टर लान, मैं अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहा। क्या भुगतान बाद में किया जा सकता है? असल में ली युन के पास धन कम था।
उसके पास लगभग 25,000 सोने थे। स्टोरेज रिंग खरीदने में 13,000 खर्च हो गए थे। अब उसके पास 12,000 बचे थे, जबकि पर्पल फ्रूट्स के लिए 30,000 चाहिए थे। ली हुआ के 10,000 जोड़ने पर भी कुछ हजार कम पड़ रहे थे। भीड़ में कई लोग मुस्कुराए। झाओ शियाओ तियान और ज़ेन मायो विशेष रूप से प्रसन्न थे। ट्रेजर पवेलियन के नियम स्पष्ट थे, भुगतान तुरंत करना होता था। उनके लिए ली युन अब फंस गया था। यह मूर्ख बिना सोने के बोली लगाता है, मौत को बुला रहा है। झाओ शियाओ तियान ने सोचा। लेकिन तभी लान युएली की आवाज गूंजी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। झाओ शियाओ तियान का चेहरा जम गया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सब सोचने लगे, क्या ली युन और लान युएली के बीच कोई विशेष संबंध है, या शायद उसका ट्रेजर पवेलियन के मालिक से कोई जुड़ाव है। अगला आइटम है दूसरा सेट पर्पल फ्रूट्स। लान युएली ने घोषणा की, आज केवल 2 सेट हैं। यह अंतिम अवसर है। ली युन ने तुरंत कहा, 30,000 सोने के सिक्के। जेन मायो का चेहरा लाल हो गया। ली युन तुम। लेकिन चेन शियाओ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर उसने ली युन की ओर देखा। उसकी आंखों से दबाव की लहर फैली। बॉडी टेम्परिंग रियल्म का दबाव पहाड़ जैसा था। चेन शियाओ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा नाम ली युन है? ली परिवार से? हाँ। ली युन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। चेन शियाओ ने कहा, तुम पहले ही 1 सेट ले चुके हो। आज केवल 2 सेट हैं। मेरा मानना है कि तुम्हें दूसरा छोड़ देना चाहिए। उसके शब्द सुझाव जैसे लगे, लेकिन असल में आदेश थे। यह था चेन शियाओ का अधिकार। एज़्योर वाइन सिटी का सबसे प्रतिभाशाली युवक। उसकी बात कानून जैसी थी। लेकिन ली युन ने मन ही मन उपहास किया। अत्याचारी। वह झुकने वाला नहीं था। यंग मास्टर चेन। ली युन ने सहज मुस्कान के साथ कहा, क्या आपकी बात थोड़ी गलत नहीं है? पर्पल फ्रूट्स नीलामी का सामान है। यह नियम सबके लिए समान है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही जीतेगा। मुझसे पीछे हटने को कहना। क्या यह नीलामी के नियम तोड़ना नहीं है? ओह! चेन शियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। तो तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे? उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। यंग मास्टर चेन गलत समझ रहे हैं। मैं आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन मुझे सच में पर्पल फ्रूट्स चाहिए। मैं पीछे नहीं हट सकता। ली युन ने दृढ़ स्वर में कहा। अच्छा, बहुत अच्छा। चेन शियाओ ने सिर हिलाया और नजरें हटा लीं। बाहर से वह शांत दिख रहा था, लेकिन ली युन ने उसकी आंखों में निर्दयता की चमक देख ली। यह स्पष्ट था कि अब चेन शियाओ ने उसे शत्रु मान लिया था। चेन शियाओ जैसा व्यक्ति झाओ शियाओ तियान से कहीं अधिक खतरनाक था। उससे टकराने के लिए अपार शक्ति चाहिए थी, और अभी ली युन उस स्तर से दूर था। मुझे जल्द ही अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। ली युन ने मन ही मन सोचा। मेरे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। पास बैठी ली हुआ की चिंता और गहरी हो गई। इस नीलामी में ही ली युन ने कई लोगों को नाराज कर दिया था। जेन मायो और झाओ शियाओ तियान तो महत्वहीन थे, लेकिन चेन शियाओ एज़्योर वाइन सिटी में बहुत कम लोग उसे खुलेआम नाराज करने की हिम्मत करते थे। बहन हुआ, चिंता मत करो, ली युन ने दृढ़ता से कहा। ली हुआ केवल चुपचाप सांस भर सकी।
उसे पता था कि अब उसे समझाना बेकार था। नीलामी जारी रही। दूसरा सेट पर्पल फ्रूट्स भी ली युन ने 30,000 सोने में जीत लिया। अब उसके पास कुल 10 पर्पल फ्रूट्स थे, जिनकी कीमत 60,000 सोने से अधिक थी। लान युएली ने मुस्कुराकर घोषणा की, अब अगला आइटम प्रस्तुत है। EXCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशन। यह 5 बोतलों के सेट में बेचा जाएगा। शुरुआती कीमत 20,000 सोने के सिक्के हैं। हर नई बोली कम से कम 1,000 से बढ़नी चाहिए। 30,000। चेन शियाओ ने हाथ उठाकर दृढ़ स्वर में बोली लगाई। हाल का माहौल तुरंत बदल गया। कई लोग जो बोली लगाने वाले थे, पीछे हट गए। चेन शियाओ के खिलाफ जाना आसान नहीं था। मैं यह सेट चाहता हूं, चेन शियाओ ने सहज स्वर में कहा। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था जैसे यह सेट पहले ही उसका हो। भाई चेन चाहते हैं तो मैं बोली नहीं लगाऊंगा, किसी ने कहा। हाँ हाँ, मैं भी पीछे हटता हूं, दूसरी आवाज आई। झाओ शियाओ तियान और कुछ अन्य भी पीछे हट गए। चेन शियाओ ने सिर हिलाया, संतुष्ट, मानो यह सब स्वाभाविक हो। लान युएली मंच पर खड़ी थीं। उन्हें हल्की झुंझलाहट महसूस हुई, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थीं। चेन शियाओ ने कोई नियम नहीं तोड़ा था, बस अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। तो पहला सेट ESCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशंस यंग मास्टर चेन को जाता है। लान युएली ने घोषणा की। चेन शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ ली युन की ओर देखा। उसके मन में ली युन का चुप रहना पीछे हटना था, लेकिन वह जानता था कि ली युन ने पहले पर्पल फ्रूट्स पर उसे चुनौती दी थी। वह अपमान वह भूलने वाला नहीं था। अगला आइटम दूसरा सेट है। शुरुआती कीमत 20,000। लान युएली ने कहा। 30,000 सोने के सिक्के। चेन शियाओ ने तुरंत बोली लगाई। मैं यह सेट भी चाहता हूं। हाल में तनाव बढ़ गया। कई लोग असंतुष्ट थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चेन शियाओ ने कहा, आज चाहे कितने भी सेट आए, मैं केवल 2 ही लूंगा। बाकी पर मैं बोली नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर कई लोग पीछे हट गए। चेन शियाओ ने दूसरा सेट भी जीत लिया। ली युन ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये पोशन उसी के थे जो उसने ट्रेजर पवेलियन को दिए थे। अब 2 सेट ऊंची कीमत पर बिक चुके थे। इससे उसे पहले के 60,000 सोने का भुगतान करने का साधन मिल गया। लेकिन उसे चेन शियाओ का व्यवहार पसंद नहीं आया। अगर वह हस्तक्षेप न करता तो कीमत और भी बढ़ सकती थी। फिर भी 30,000 प्रति सेट बुरा नहीं था। लान युएली ने घोषणा की। तीसरा सेट अब प्रस्तुत है। शुरुआती कीमत 20,000। भीड़ फिर से सक्रिय हो गई। 30,000 सोने के सिक्के। झाओ शियाओ तियान ने तुरंत बोली लगाई। चेन शियाओ चुप रहा। उसने पहले ही कहा था कि वह 2 सेट से अधिक नहीं लेगा। मैं यह तीसरा सेट चाहता हूं। बाकी पर बोली नहीं लगाऊंगा, झाओ शियाओ तियान ने घोषणा की। लेकिन वह चेन शियाओ नहीं था। उसकी बात का असर कम था। 31,000 सोने के सिक्के। सफेद वस्त्रों में एक युवक ने बोली लगाई। झाओ शियाओ तियान का चेहरा काला पड़ गया। वह युवक था हान युन, एज़्योर वाइन सिटी के सिटी लॉर्ड का भतीजा। उससे उलझना खतरनाक था। 32,000। झाओ शियाओ तियान ने कहा। 35,000। हान युन ने सहजता से बोली बढ़ाई। 36,000। झाओ शियाओ तियान ने दृढ़ स्वर में कहा। उसके पिता का आदेश था कि पोषण किसी भी कीमत पर लेना है।
40,000। हान युन ने हाथ उठाया। उसकी शक्ति बॉडी टेम्परिंग रियल्म के तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह पोषण उसके की कुंजी था। यंग मास्टर झाओ, हान युन ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप यह सेट मुझे दे दें तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि अगला सेट सीधे आपको मिले। झाओ शियाओतियान का मन द्वंद्व में था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह अंतिम सेट होता तो पवेलियन घोषणा करता, इसलिए उसने पीछे हटना बेहतर समझा। भाई हान ने कहा है तो मैं उन्हें सम्मान दूंगा। यह सेट उन्हें देता हूं। झाओ शियाओतियान ने कहा। धन्यवाद। हान युन ने झुककर अभिवादन किया। तीसरा सेट 40,000 सोने में हान युन ने जीत लिया। अब चौथा और अंतिम सेट प्रस्तुत है। लान युएली ने घोषणा की, आज के लिए EXCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशंस का यही आखिरी अवसर है। चैप्टर 20 फिर से दाव लगाना पार्ट 2। जैसे ही घोषणा हुई कि यह अंतिम सेट है, झाओ शियाओतियान की मुट्ठी कस गई। 30,000 सोने के सिक्के। उसने लान युएली के आधिकारिक उद्घाटन से पहले ही चिल्ला दिया, लेकिन उसकी बोली तुरंत दब गई। 31,000, 32,000, 35,000, 40,000। कुछ ही क्षणों में कीमत 40,000 तक पहुंच गई। 42,000। झाओ शियाओतियान ने गरजते हुए कहा। उसकी आंखें लाल थीं। वह किसी भी कीमत पर यह सेट जीतना चाहता था। ली युन पीछे झुककर शांत मुस्कान के साथ बैठा था। उसके मन में संतोष था। तीसरे सेट की कीमत 40,000 तक गई थी। पहले 2 सेट से ही उसका पवेलियन का कर्ज लगभग पूरा हो गया था। अब बाकी सब उसका लाभ था। मंच पर बोली धीमी हो गई। झाओ शियाओतियान ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि यह सेट उसका हो गया। 60,000। आवाज तलवार की तरह गूंजी। पूरा हाल स्तब्ध रह गया। सबकी नजरें ली युन पर टिक गईं। भीड़ में अविश्वास की लहर दौड़ गई। क्या वह पागल है? 5 बोतलों के लिए 60,000? यह कीमत असामान्य थी। झाओ शियाओतियान चीख पड़ा, ली युन तुम पागल हो गए हो? उसकी आंखें खून से भरी थीं। वह जानता था कि यह सीधा उसे चुनौती देने के लिए था। ली युन शांत मुस्कान के साथ बोला, लगता है यंग मास्टर झाओ आज की SCELLENTGRADE मैरो क्लेंजिंग पोशंस घर नहीं ले जा पाएंगे। 70,000। झाओ शियाओतियान गरज उठा। उसकी आवाज ने हाल को हिला दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह कभी इतनी रकम खर्च नहीं करता, लेकिन आज अलग था। ली युन की उकसाहट ने उसकी समझ को तोड़ दिया था। फिर भी उसके मन में योजना थी। अगर ली युन फिर बोली बढ़ाएगा तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा, चाहे पिता की सजा क्यों न मिले। लेकिन मैं उसे बिना चोट पहुंचाए नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखें जल रही थीं। वह देखना चाहता था कि ली युन अब क्या करता है।